नाम ही है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस। नंदिनी। ओके बेटा। सो टुडे इज द बैकअप क्लास बेटा, इसमें रिवीजन होगा ना? ठीक है। हम सेल वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे एक तरह से। आपने तो शायद क्लासेस लगाई है ना शुरुआत से? स्टार्टिंग की 1-2 क्लास से लगाई, उसके बाद थी। अच्छा, उसके बाद मिस हो गई थी। चलिए ठीक है, तो आप ज्वाइन करना। वेट करते हैं थोड़ी देर। कोई और भी नया बच्चा है बेटा? समर, आप दोनों यस के सर। अलावा और भी बच्चे हैं नए? सर बच्चे तो सर 9-10 है। नहीं 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 बेटा, वो ओल्ड स्टूडेंट्स है, आज बैकअप क्लास है। तो जरूरी नहीं है सारे बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है। जो नए बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया सर था एक नया चैप्टर। बच्चा आया सर आज, पीयूष। अच्छा, पीयूष आया कोई?
यस सर, उसने मैथ की क्लास में ज्वाइन किया था। नो सर, वो 10th क्लास में था सर। 10th क्लास में था। और तो सर उसको उसने क्लास 9th की लगाई थी। ओके, चलो एक बच्चा श्रीन आया। श्रीन, वेट करते हैं 2-4 मिनट ना, जो अगर नए बच्चे हैं तो वो ओके ज्वाइन हो सर। जाए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मान्या, यू आर द न्यू स्टूडेंट बेटा, मान्या। नो सर। ओके, आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है मान्या? शुरुआत में क्लासेस शुरू से अटेंड की थी? यस सर। ओके। चलिए बच्चे, तो ये बैकअप क्लास है आपकी, सेल का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम। तो बेटा, चैप्टर इज अ सेल। व्हाट इज दी सेल? ओके, ये हमें समझना है इसमें। एक, अगर मैं कहूं बेटा, एक सेल पर सारा इकोसिस्टम, सारी दुनिया डिपेंड है, तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग। ठीक है, एक सिंगल सेल से ही सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं बच्चे। और व्हाट इज अ सेल? लाइक एक छोटी सेल का स्ट्रक्चर जो आप समझते हैं, जिसमें बेटा एक न्यूक्लियस होता है, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, और उसके बाहर जो प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो सेल होती है बेटा, एक्चुअली इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ऑर्गेनिज्म बेटा दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें मतलब एक ही सेल का पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। लाइक दिस सेल कैन एक्ट एज अ ऑर्गेनिज्म आल्सो। एग्जांपल भरे पड़े हैं, बैक्टीरिया, अमीबा। ठीक है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक बेटा, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई आ जाती हैं बेटा। तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा। ठीक है, अभी मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एग्जैक्टली हमें समझना क्या है इस चैप्टर में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर आल्सो। अब बेटा, हमें इस सेल में पूरा इसका स्ट्रक्चर समझना है इस चैप्टर में। ठीक है, पहले हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे इसके हर ऑर्गेनल्स के बारे में हमने स्टडी करना है। जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं बेटा, ऐसे ही न्यूक्लियस के बेसिस पर, स्पेशली ऑन द न्यूक्लियस, दो कैटेगरीज और डिवाइड करी जाती हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बेटा, ऐसा नहीं है कि केवल इसमें न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, डिफरेंस और भी होते हैं।
बट मेन जो नाम दिया जाता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दैट्स डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। समझ आ रही है बच्चों? जुड़ पा रहे हो चैप्टर से, समझ पा रहे हो? यस सर। जो नए बच्चे हैं स्पेशली ध्यान दें, ठीक है? तो बेटा आज हमें देखना है सबसे पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे क्या क्या चीजें ड्राइव हुई थी वो हम समझेंगे पहले। ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये बात की बात है। Now, if we talk about the history, ठीक है, और डिस्कवरी, एनसीईआरटी में जो आपका बेटा नाम लिखा हुआ, मैं एनसीईआरटी ढंग से फॉलो करनी है बच्चों आपको, ठीक है? तो पहले साइंटिस्ट का नाम है बेटा रॉबर्ट हुक। ईयर था 1665। सबसे पहले जो सेल के दर्शन किए थे दैट इज द रॉबर्ट हुक। इन रॉबर्ट हुक ने बेटा अपना खुद का बनाया हुआ एक, कह सकते हैं माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोला जा सकता है बेटा उसको। बहुत अच्छे से डेवलप नहीं था वो माइक्रोस्कोप, एक हल्के से लेंस और इन चीजों को डिजाइन करके, कुछ फ्लेम का यूज करके, बड़ी तिगड़म लगा लगू के इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था बच्चे। क्योंकि सेल बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं है सेल बड़ी भी होती है, एग अपने आप में एक सेल माना जाता है, ठीक है? बट जो छोटी सेल्स होती हैं जिनका साइज हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ऑब्जर्व किया जाए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसे कैसे समझा जाए, ठीक है? तो उसके लिए जरूरत पड़ती है बेटा ऐसे, फिजिक्स से अप्लाई होती है यहाँ पर, ऐसे लेंस की जरूरत पड़ती है हमें जो उनके छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को बड़ा कर सके, एलोबरेट कर सके, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है? वैसे आप सबको पता ही होगा माइक्रोस्कोप के बारे में, बट स्टार्टिंग में सोच के देखो, जब साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं था तो उसने कैसे कैसे इसको जुगाड़ पानी करके और ऐसा कुछ लेंस तैयार करा होगा जिससे वो सेल के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सके, ठीक है? सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनको भी उसने हल्का हल्का स्टडी किया, देखा। तो बेटा क्या करा था रॉबर्ट हुक ने, ट्री की जो बार्क होती है, जैसे मान लो बच्चे ये ट्री है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, दैट वन इट इज कॉल्ड बार्क, ठीक है? बार्क, और ये बनी होती है बेटा कॉर्क की। तो उसने थोड़ी सी बार्क की सेल्स हटाकर वहां से कुछ पोर्शन लिया और उसको ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप, ठीक है? दे आर डेड सेल्स, ये डेड सेल्स ही बेटा। डेड मतलब उनमें कुछ एक्टिविटी नहीं थी, उसमें कुछ भी मूवमेंट वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं थी, दे आर डेड सेल्स, ठीक है? डेड सेल्स थी। तो बेटा उसको क्या दिखा, उसको कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक है? उसने देखा कि कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पिंजरे। सर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा। यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ओके? अब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अगर बेटा आपने देखा हो, हनी का छत्ता देखा हो, उसका घर देखा हो, तो हर कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट दिखेंगे आपको, ठीक बेटा? अब क्या था बच्चे कि नाम कैसे पड़ा, सेल का नाम कैसे पड़ा? क्या था बेटा जी, यहाँ से जो बिलोंग करते थे ना रॉबर्ट हुक, लंदन के रॉयल सोसाइटी से बिलोंग करते लंदन, तो वहां पर इसको
आज भी मूवीज में सुना होगा, सेल में डाल दो, प्रिजन में, मतलब प्रिजन, ठीक है, हमारे यहाँ जिसको जेल कह देते हैं। तो क्या था, उन्हें देखा कि यार ये सबके तो सब पिंजरे बने हुए हैं, लाइक अ केज। तो उसने बेटा फिर इसके पर नाम उसको सेल दिया था, और वो नाम अभी भी ऐसे ही कंटिन्यू है, सेल नाम ऐसे पड़ा था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बच्चों? कोई डाउट दोबारा बेटा? बताना कैसे पढ़ा था। क्या बच्चे? बता क्वेश्चन दो रिपीट सर, करो सेल का बेटा। नाम कैसे पढ़ा था। नाम मैंने बताया ना आपको कि जैसे लिटिल रूम होते हैं ना, जैसे लिटिल रूम होते हैं केज टाइप के, ठीक है, और वो चारों तरफ से बंद है, उनको सेल बोलते हैं। बस सिंपल उसको सेल बोल दिया। जैसे यहाँ पे केज को, ठीक है, प्रिजन को भी सेल बोला जाता है, बट समझ यस में आई सर। बेटा? तो बस उसको इस चीज के स्ट्रक्चर के नाम पर ही रॉबर्ट हुक ने इसका नाम सेल रख दिया। क्लियर है? सर ओके, रब कर दूं? ओके बेटा, अब इससे आगे की कहानी देखते हैं। बेटा एक चीज और इसमें थोड़ा सा लिख लेना, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, उसमें उन्होंने इन सब चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया था, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। अब दूसरे साइंटिस्ट आए थे बेटा, दूसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं, ये पहले थे, नाम थोड़ा अजीब है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ANTONY, एंटोनी, VANLEEUWENHOEK, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और बेटा ईयर था 1674। he was the first he was the first who observed लिविंग सेल। ये बेटा पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। मैंने बताया था रॉबर्ट हुक ने सेल तो ऑब्जर्व की, क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ठीक है, बट वो डेड सेल थी। इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी बेटा, वो अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में की थी, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और उसमें उन्होंने पहली लिविंग सेल देखी थी, ठीक है। कहां से लिया था सैंपल बच्चे? सैंपल इन्होंने लिया था, जैसे आप कह सकते हैं पॉन्ड के चारों तरफ एक तरह की एल्गा इकट्ठी हो जाती है, सबसे पहले इन्होंने सैंपल वहां से लिया था, फिर और भी स्लाइड बनाई, ठीक है, और स्लाइड के सैंपल्स उन्होंने कई जगह से लिए, जैसे टीथ टीथ पे जो जम जाता है, ऊपर येलो येलो लेयर बन जाती है बेटा, उसी उससे भी लिया, ठीक है। आरबीसी सेल्स होती है ना हमारी, उससे भी इनका उसकी भी लिविंग सेल स्लाइड बनाई उन्होंने, ब्लड की जो सेल्स होती हैं, इन सारी सेल्स का इन्होंने सबसे पहले एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। समझ आ गया बेटा? बच्चों मैसेज करो या रिप्लाई करो, क्लियर हुआ यहाँ तक? सर यस। ओके, जरा सेल की डेफिनेशन लिख लेंगे, सेल की एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखना बच्चों। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ
cell is a basic unit of life. It is fundamental. It is fundamental and structural unit of living organism. It is fundamental and structural unit of living organism. फिर एक लाइन और कंटिन्यू करेंगे बेटा. द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल and their structure or functions, the study of cells and their structure or functions is called cell biology. Is called cell biology. और बेटा साइटोलॉजी भी कह सकते हैं आप. ठीक है, मतलब सेल की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके फंक्शंस की स्टडी वगैरह की जो बात होती है उसे सेल बायोलॉजी कहेंगे. तो वो तो बेसिक बात हो गई जो मैंने डेफिनेशन सेल की जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था, तो वो सेल की डेफिनेशन होगी. डिस्कवरी में दो नाम इंपॉर्टेंट आ गए बेटा अब तक आपके सामने ये. अब और साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा डिस्कवरीज करी बेटा. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है वो है रॉबर्ट ब्राउन का. बताएगा कोई बच्चा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? किसी को पता हो अगर? सर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. हाँ, कुछ बच्चे तो अपने पुराने हैं इसमें. न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. वेरी गुड. ईयर बताओ बेटा, किस ईयर में किया था? और एक सेकंड. रॉबर्ट ब्राउन 1831 में बेटा. मैंने तीसरा नंबर डाल दिया. रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. न्यूक्लियस की डिस्कवरी मतलब जो सेल के अंदर अंदर जो डार्कली स्टेन्ड आप देखते हो, जो सब कुछ है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने. ठीक है, 1831 में. अब बेटा इससे आगे की बात समझते हैं हम. साइंटिस्ट आए थे पुरकिंजी. पुरकिंजी साइंटिस्ट ने इस सेल में जो साइटोप्लाज्म है और एक टर्म आती है प्रोटोप्लाज्म, दोनों को समझाऊंगा मैं अभी. पहले आप डिस्कवरी समझ लो. इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं बेटा पुरकिंजी 1839 में. इन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म समझेंगे जरा, देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है. कुछ बच्चों को पता होना चाहिए. नंदिनी मान्या अगर आप क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए. यस सर. देखो बेटा, जो ये सेल है, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें ये न्यूक्लियस है और बेटा इसके बाहर जो है उसको हमने बताया था सारा लिक्विड मटेरियल, दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड टर्म बनती है दैट इज प्रोटोप्लाज्म. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. ये क्वेश्चन मैं ज्यादातर हर बच्चों से क्लास में पूछ ही लेता हूं जब भी नए बच्चे आते हैं. पुराना बच्चा नहीं बोलेगा बेटा, नया बच्चा बोलेगा. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू कुछ आना चाहिए बेटा.
ये मेरा क्वेश्चन गलत है, मैंने गलत क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। जो पुराने बच्चे हैं अगर दिमाग लगाएं तो। सर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को प्लस करके प्रोटोप्लाज्म बन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन सही है, नाउ दिस इज राइट। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू अब बताओ बेटा, कोई नया बच्चा बताएगा? प्लाज्म सर। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, आसान है, बहुत ही इजी है। तो ये बात आसानी से समझ आ गई आपको, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, आपको ये फंडा पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। बेसिक है, कुछ इसमें हमने बहुत ज्यादा तिगड़म नहीं लगाई, ठीक बेटा। अब तक की बात तो बड़ी आसान थी, कोई दिक्कत नहीं। अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन सब ने अच्छी अच्छी डिस्कवरी करी, बट इसके बाद बेटा दो साइंटिस्ट थे जिनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्केलेडन एंड शेवॉन। स्केलेडन एंड शेवॉन, नाम प्रोनाउंस करना और याद करना अच्छे से ध्यान रखना, ये स्केलेडन एंड शेवॉन। देखेंगे जरा, स्केलेडन थे बेटा 1838 में एंड शेवॉन 1839 में डिस्कवरी थी। ये बेटा बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट्स पे काम करने वाले। ये जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स पे काम करने वाले, ठीक है। देन दीज टू साइंटिस्ट combined their research और उन्होंने बेटा एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया था सेल थ्योरी। दैट मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट इन्होंने दिए बच्चों जो सारी ही सेल पर एप्लीकेबल थे। पुरकिंजी का ईयर, पुरकिंजी का ईयर मैंने लिखवाया था बेटा 1839, 1839 था उनका, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों यहां तक? यस सर। ओके, तो बेटा सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखें आप पहले, सेल थ्योरी होती क्या है, ठीक है, वो लिखें आप। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन का ईयर था बेटा 1831, था, ठीक है। चलो जरा सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा। पहला पॉइंट लिखना बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of सर दोबारा रिपीट करना एक बारी। लिखो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells and their products. Living organisms are made up of cells and their product.
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों वो या तो सेल के बने हैं या उनके प्रोडक्ट के बने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एक्टिविटीज ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म activities of an living organism are the sum total of the activities are the sum total of the activities of its cells। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटी है वो बेटा उसकी सेल्स की एक्टिविटी पर ही डिपेंड है, ठीक है। अगला पॉइंट और लिखेंगे बेटा एक, cell are bounded by cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट। हाँ बेटा थर्ड पॉइंट लिखना है, सेल आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं उसको। बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो ये बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम। एंड सर सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी। सेलेक्टिवली परमेएबल, वेरी गुड, सेलेक्टिवली परमेएबल। वो वैसे बेटा इसका नाम में नहीं लिख सकते आप सेलेक्टिवली परमेएबल, वो इसके फंक्शन में आ जाएगा ना, ठीक है बच्चे, होती है वो सेलेक्टिवली परमेएबल, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके नाम से भी कहा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे सेल मेम्ब्रेन करके पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो क्या पॉइंट था बेटा, मैंने लिखा सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, sometime it's bounded by cell wall also, sometime it's bound by cell wall also। कुछ केसेस में बच्चों ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर एक कवरिंग और हो जाती है, पढ़ेंगे वो हम आपको आगे, उसे कहते हैं सेल वॉल, स्पेशली इन प्लांट्स, ठीक है। हो गया बेटा यहां तक? हो गया बच्चों? यस सर। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, ठीक। अब क्या था, इस पॉइंट्स में भी कुछ चीजें लेफ्ट थी, एक दो पॉइंट ऐसे थे, इसने बाकी तो सारी चीजें कवर कर ली। देखो बेटा लिखवाने को इसमें दो चार पॉइंट मैं और ऐड करा दूंगा, बट वो पॉइंट्स फिर कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स को बायकॉट करते हैं, इसलिए तीन चार पॉइंट जो कॉमन है वो आपको लिखवाए मैंने। अब सुनो मेरी बात, सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया, सेल के बारे में बता दिया, ठीक है, सेल का रोल बता दिया कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट क्लियर नहीं कर पाई थी सेल थ्योरी कि सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। दैट इज द वेरी बिग क्वेश्चन। सेल की फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे शेवॉन और स्केलेटन दोनों ही। फिर बेटा एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ विर्को 1855 में, नाम लिखता हूं मैं, इनके बाद इन 1855 साइंटिस्ट थे रुडोल्फ, एल आएगा बेटा, रुडोल्फ विर्को। इन्होंने इस सेल थ्योरी में एक आध दो पॉइंट ऐड किए। ही इज द जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, ठीक है।
क्या वो पॉइंट थे और उसको नाम दिया बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, ही इज अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट और इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। एक ना फंक्शन इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया, क्या था बेटा, ओमिनिस सेल्यूले ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब लिख रहा हूं मैं इंग्लिश में, सेल आर अराइसिस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला, दैट मीन्स सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लिखो इसको, कहने का मतलब है बेटा इन्होंने बताया कि सेल्स जो हैं दूसरी सेल से ही बनेंगी। ओमनिस सेलुला इस ई सेलुला, ठीक है, CELLULA ई सेलुला, सेम वर्ड, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बेटा यहां तक हुआ? बच्चों Yes, sir. सभी बच्चे एक्टिव नहीं है क्या? चलो बेटा एक दो पॉइंट मॉडर्न सेल थ्योरी के लिख लेना और अलग से, इसके अलावा वो तो मेन पॉइंट था ही। इसी पॉइंट्स में से मैंने दो चार पॉइंट्स हमने इलॉबरेट किए हैं, ठीक है, जो एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवाता हूं। लिखो बेटा, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल। लाइफ जो होगी वो केवल सेल में एग्जिस्ट करेगी। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल। और बेटा एक पॉइंट, सेल हैव अ बेसिक सिमिलैरिटी इन केमिकल कंपोजिशन। सेल हैव एक सेकंड बच्चों होल्ड करना। सेल हैव बेसिक सिमिलैरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब सेल के केमिकल कंपोजिशन में बेटा एक सेल से दूसरी सेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा, सेल वर्किंग एंड स्ट्रक्चर आर कंट्रोल बाय डीएनए। सर आप सर भी इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करते हो ग्रुप में? बेटा रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं, बट जितना आपने से समझ पा रहे हो अभी वो तो समझो, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो यस सेंड हो सर। जाएगी। सर मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है वेरी वेरी। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बट समझो, आप जितना लिख पा रहे हो उतना लिख लो, टाइम सेव होगा बेटा और समझ में भी आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग तो लिंक मिल जाएगा आपको। तो बेटा लिखना, सेल वर्किंग एंड स्ट्रक्चर इज कंट्रोल बाय डीएनए। अभी बताऊंगा मैं डीएनए, पुराने बच्चों को पता होगा क्या होता है। एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, सेल कैन ग्रो डिवाइड एंड डाई इंडिपेंडेंटली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल कैन ग्रो डिवाइड एंड डाई इंडिपेंडेंटली। मतलब एक सेल अपने आप में बेटा ग्रो भी कर सकती है, अपने आप को डिवाइड भी कर सकती है, ठीक है, और अपने आप ही मर भी सकती है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एक सेल इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो गया बच्चों यहां तक? बेटा रिप्लाई तो करा करो। Yes. ओके, अब बच्चों
डीएनए आपको पता होगा न्यूक्लियस में जो होता है बेटा, जो मेन कंटेंट होता है ना, उसको डीएनए बोलते हैं। डेप्थ में पढ़ेंगे हम डिटेल में इसको, ठीक है। न्यूक्लियस में जो होता है उसको डीएनए बोलते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं बेटा, एक्सेप्शन लिखना, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। 3-4 एक्सेप्शन है बेटा जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी मतलब ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स हैं बेटा जहां सेल थ्योरी की ये चीजें अप्लाई नहीं होती। पहला है और बड़ा इंपॉर्टेंट है वायरस। वायरस सेल थ्योरी में अप्लाई नहीं आता बेटा। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी तो मैंने आपको लिखवाया कि केवल लाइफ जो होगी वो उसमें रहेगी जो सेल है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के नहीं बन सकता, मैंने आपको लिखवाया। फिर मैं लिखवा रहा हूँ वायरस। अब वायरस तो इन्फेक्शन भी करता है, कोरोना वायरस ने धूम मचा रखी है सारे में, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वायरस लिविंग भी है और वो सेल थ्योरी भी उस पर अप्लाई नहीं हो रही? क्योंकि बेटा वायरस एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जैसे कोरोना के लिए आपने सुना होगा कि अगर वो नॉन लिविंग सरफेस पे पड़ा हुआ है तो वो अपने आप ही इनएक्टिवेट हो जाएगा, कुछ घंटों बाद मर जाएगा। लेकिन अगर इस बीच में उसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई होस्ट टच कर गया और उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करने का उसको मौका मिल गया तो वो अपने आप को एज अ लिविंग बीइंग एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस पे पूरी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कम इन एक्सेप्शन। और इसको लिंक भी माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग का। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. दूसरा एक्सेप्शन है बेटा आरबीसी सेल्स। मैमल्स की आरबीसी सेल्स, मैच्योर आरबीसी सेल्स लिखेंगे बेटा, मैच्योर आरबीसी सेल्स, ठीक है। मैच्योर आरबीसी सेल्स क्या होता है हमारे अंदर भी, जब बेटा हमारी आरबीसी की सेल्स जो होती हैं एक टाइम से ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, वो नई बनती रहती है, पुरानी जाती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। तो उसमें से ना उस पर सेल थ्योरी फिर अप्लाई नहीं होती, न्यूक्लियस वगैरह नहीं रहता उसमें, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है बेटा। तीसरा एक्सेप्शन है आपका मैंने लिखा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, ठीक है, किसमें? इन प्लांट्स। और प्लांट्स कौन से? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है बेटा। सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा सीव ट्यूब सेल्स? ये आपने सुना होगा फ्लोएम और जाइलम, सुना जरूर होगा फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। तो बेटा फ्लोएम में, फ्लोएम का पार्ट है ये, प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है जिससे सारे प्लांट्स के पार्ट्स को खाना प्रोवाइड करा जाता है, उसमें बेटा ये उसे कहते हैं सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वो, और उनमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। होता क्या है बेटा, इनके बराबर में एक सेल्स और होती हैं जिन्हें बोलते हैं सिस्टर सेल्स, कंपेनियन सेल्स होती हैं सिस्टर सेल्स, कंपेनियन सेल्स। और ये है सीव ट्यूब। तो इसका काम इसके न्यूक्लियस से चलता है, ये अपनी सिस्टर सेल्स के न्यूक्लियस से अपना सारा फंक्शन ऑपरेट कराती है। तो इसमें भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि सेल थ्योरी तो कहती है कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होना चाहिए, सारी एक्टिविटीज बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सेल के सेल से ही होनी चाहिए, तभी उसको आप लिविंग सेल कह सकते हो। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? बच्चों कहाँ गए? Yes, sir. यस सर। ओके, टाइम हो गया क्या आपका? कितने बजे तक क्लास है बेटा? Sir, 4:40. अच्छा 4:40 तक ही है क्लास? Yes, sir.
चलो बच्चों, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. एक मिनट, समर, मान्या, नए बच्चे जो है, ऋतिक, किसी को डाउट बेटा? ओके बच्चों, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।